नमस्कार साथियों, एससीटी की टीम पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पेपर 2 शिफ्ट 2 का। मतलब आज से हम शुरुआत करेंगे पेपर 2 का डिस्कशन और जल्दी से हम इसका डिस्कशन खत्म करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ अभी सीडीपी ही करेंगे क्योंकि आप देखे होंगे कि यूट्यूब पर एक पोल क्रिएट किया गया था और उसमें अभ्यर्थियों से राय मांगी गई थी कि सबसे पहले आपको क्या करवाए। तो आप अभी भी वो पोल देखेंगे तो सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने यह राय दिया, यह पोल दिया कि सर सबसे पहले सीडीपी करवा दिया जाए। जब सबसे पहले सीडीपी हो जाएगा जल्दी से हम इसको खत्म कर देंगे। 2 से 3 दिन जाते जाते हम सीडीपी कंप्लीट पेपर 2 का खत्म कर देंगे। फिर हम शुरू करेंगे मैथ साइंस। जो आपका एसएसटी है वो दूसरे सर आपको शुरू करेंगे एसएसटी के लिए। मैथ साइंस में थोड़ा लंबा लंबा वीडियो भी बनेगा क्योंकि वहां पर चीजों को बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बच्चे को बताना पड़ेगा। और उसी तरह से एसएसटी में भी काफी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा उसमें भी वीडियो लंबा जाने की संभावना बन रही है। अभी जो है हम आपको टोटल 120 क्वेश्चन ही करवाएंगे। संस्कृत और इंग्लिश को हम बाद में करवाएंगे क्योंकि पहले 120 क्वेश्चन में अगर आप मिलान कर लेते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि हम पास करने वाले हैं या पास नहीं करने वाले हैं। ये सारा जानकारी जो है आपको वहां से निकल कर पता चल जाता है। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो 20 दिसंबर 2020 वाला करने वाले हैं पेपर 2 का सीडीपी। तो हम चलते हैं पेपर 2 के तरफ, सीडीपी की तरफ और करते हैं 20 दिसंबर 2022 का पहला क्वेश्चन सीडीपी का। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो एग्जाम हुई थी, यह एग्जाम हुई थी आपको, वह यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है 20 दिसंबर 2021। तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे 20 दिसंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेपर 2, P2 लिखा हुआ है, P2 का मतलब हुआ पेपर 2। तो उसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उस पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वर्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन प्याजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो यह कर रही है क्रमबद्धकरण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, वो लिखा हुआ है विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? जीवन भर चलता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो सही आंसर है वो है वातावरण एवं अनुभव। सही ऑप्शन होगा 2 का, ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पूर्वाग्रह का। सही है। ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का। ठीक है। अवरोही पाठ्यचर्या। और चौथा है स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या। देखिए इस पर तो नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात तो तय है। तो पड़ेगा किस पर? तो पड़ेगा पूर्वाग्रह, पड़ेगा ज्ञान की स्थानीय और पड़ेगा तीसरा अवरोही पाठ्यचर्या। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सहयोगात्मक संवाद। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं ये तो गलत है। संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। प्रतिभाशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक करना गलत है। संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? पश्च परंपरागत में 5 बोल रहा है। एक अच्छा व्यक्ति के रूप में जी नहीं, मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, ये एकदम सही है। सामाजिक अनुबंध के परे जाकर नहीं होगा, है ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस पर प्रोत्साहित किया जा सकता है?
शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर गलत है। दंड देकर भी गलत होगा। हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर भी गलत होगा। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एक अस्पष्टता की पुष्टि करता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सीखी गई संरचना को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। सही आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए कौन सा होगा, वह होगा संकलित आकलन के लिए दी गई पाठचर्या की मांग से। केवल वाला तो आंसर है नहीं। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान पर नहीं होगा। विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। इससे ज्यादा सही आंसर मतलब 4 से वो लग रहा है 2 नंबर ही, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारिता के लिए सृजनात्मक तरीके खोजना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बाकी 2 गलत है, यहां पर भी गलत है और चौथा भी क्या है, समूह बनाना तो गलत होता ही है। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? तो इसका जब आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना गलत है। बच्चे के पक्ष को सुनना। तो पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवार्ड गार्डनर के अनुसार अंतरवैयक्तिक बुद्धिमत्ता। अंतरवैयक्तिक की बात है, इंटरपर्सनल की बात है। तो इंटरपर्सनल है दूसरों की भाषा के अर्थ व लय समझने की क्षमता, सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, सौंदर्य एवं सौंदर्य बोधक की सराहना, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को ज्ञान। ये जो है ना, ये अंतः व्यक्तिक होना चाहिए। यहाँ पर अंतः व्यक्तिक होगा यानी इंट्रापर्सनल होगा। एक बार आप इंग्लिश मीडियम में इसका क्वेश्चन देखिएगा, वहां पर इंट्रापर्सनल होगा। हमने अपने अभ्यर्थी को कई बार चिताया भी था कि जब भी क्वेश्चन हिंदी में अंतः और अंतर इस तरह का लिखा मिले ना, तो एक बार आप इंग्लिश में देख लेना है। अगर इंग्लिश में इंटर लिखा है ना तो दूसरों को होगा और इंट्रा लिखा है तो अपनों को होगा। तो सही आंसर है, हम यहाँ इंट्रा लेकर चलते हैं। आप इंग्लिश वर्जन में देख के हमें क्लियर कीजिएगा। अगर इंट्रा लिखा है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इस तरह का हिंदी में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। कभी कभी आगे विसर्ग दे देगा, कभी कभी अंतर लिख देगा, ये सब होता है। और कई शिफ्ट में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है तो इस तरह की गलतियां हमने देखी है। सही आंसर मानते हैं हम 12 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक होगा? इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विविधीकरण होता है। पहला तो सही है ही, तो इसमें पहला सही है। देखते हैं दूसरा, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वो चिंता का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा भी सही है। इससे विद्यार्थियों में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धि पर स्कूल गर्व कर सकता है। एकदम सही है। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने में तैयार किया जाता है। सही आंसर है 1, 2 और 3, 4, वो है ऑप्शन नंबर 1 में। 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य की बात करें तो स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना और एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा। ठीक है, साम्यक शिक्षा का मतलब होता है विशेष शिक्षा। एक कक्षा में अलग अलग बच्चों की समानांतर शिक्षा तो गलत है, और खंड बांटना अलग है, गलत है। खंड बांटना जो है, ये बात भी अलग करना जो है वो भी गलत है। तो स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक तरह से उद्देश्य नहीं होगा। ये जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक ही कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाए? केवल वाला आंसर तो होता नहीं है, तो सही आंसर होगा स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करके, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक कार्यों द्वारा घटित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है समावेशन एवं समायोजन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बोल रहा है जो क्रिटिकल थिंकिंग है इनमें से किसके द्वारा फैसिलिटेट नहीं की जाती है। तो पहला तो होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग ही नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देता है। गलत आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो देखिए लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का वर्णन करता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। देखिए यहाँ पर जो आपकी विकास की प्रक्रिया रहती है वो पीछे रह जाती है और सीखना आपका आगे निकल जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमने ये चीज जो है आपको कॉपी में भी लिखाया था। 18 का सही आंसर है कि सीखना अक्सर विकास से अग्रिम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रोल ऑफ ए टीचर विद इन द क्लासरूम is to encourage children to express which of the following attitudes related to gender। इसका देखिए the role of a teacher within the classroom in the encourage children to express which of the following attitude related to gender। encourage करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहला तो गलत है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो आपका जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जेंडर रूढ़िवादिता करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, एक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना यही नहीं होगा। ठीक है, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, ये सही है। विद्यालयों में निचली मंजिल पर, ये भी सही है और ये भी सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, एक, क्योंकि यही नहीं होगा बाकी सब होगा। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर एक, इसलिए इसका सही उत्तर है 20 का ऑप्शन नंबर एक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। बाधक होने की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहला क्या बाधक होगा, नहीं होगा, ये तो उसको बाधक नहीं जबकि इसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। सही समस्या की पहचान भी नहीं होगा, सही स्कीमा को क्रियाशील करना भी नहीं होगा। सही आंसर होगा प्रतिक्रिया अनमन्यता। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं। निपुणता की बात है तो ये आपका गोल ओरिएंटेशन थ्योरी से है। असफलता का अधिक भय, क्षमता का अतल दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण, असफलता का न्यून भय। देखिए यहाँ पर निपुणता है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, असफलता का न्यून भय, क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण। 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं। बच्चे जो त्रुटियां करते हैं इसमें क्या होता है, देखिए इसका सही आंसर है, देखिए इसमें से कौन सा सही आंसर है, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं है आंसर है, उन्हें बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है, हाँ ये लगा सकते हैं। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। ज्यादा सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, एक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू का इस्तेमाल करने के लिए क्या मुख्य सरोकार है। प्राप्तांक की अस्थिरता। दूसरा है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। देखिए ये तो गलत है, परीक्षा का उत्पाद केंद्रित होना। और अगला है बच्चों को नामांकित करना। यहाँ पर है बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू का इस्तेमाल करने का क्या मुख्य सरोकार है। प्राप्तांक की अस्थिरता, इससे भी किया जा सकता है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन देखें ना तो 1 2 3 4 सभी सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम 3 को ही टिक करेंगे, 1 2 3 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विकासात्मक प्रक्रिया में असात्यत के क्या मायने हैं। असात्यत के मायने बोल रहा है क्या है, तो देखिए यहाँ पर विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट,
विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो इसमें जो रवैया होगा वो देखिए नियंत्रण एवं अनुशासन, समानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण का एवं प्रवाह का। सही आंसर है समानुभूति तो होगा ही होगा। कक्षा में वास्तविकता होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वास्तविकता हो। जो भी चीज आप बच्चे को बता रहे हैं वो बच्चों के अनुसार ही हो एवं बच्चों का प्रवाह करना है, नियंत्रण में बच्चों को नहीं रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पर एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है? तो यहाँ पर होना चाहिए की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां करना गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है 28 का सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो सबसे जरूरी है यहाँ पर सांस्कृतिक वित्तपन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक वित्तपन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः, निर्माणात्मक आकलन की बात हो रही है। देखिए अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने और विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। मेरे अनुसार से 2 होगा। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। गलत है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हमने सीडीपी का 30 क्वेश्चन कर लिया। आपको सीडीपी में 30 में कितने अंक प्राप्त हुए हमारे आंसर के अनुसार आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका जो सीडीपी हो चुका है, इसका जो बच गया एसएस यानी सोशल स्टडीज और मैथ साइंस एमएस, ये दोनों जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। पहले हम सीडीपी को कंप्लीट कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है इस सब का भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए होंगे 21 दिसंबर के दिन पेपर 2 का, वो अपना आंसर सीडीपी का मिलान कर सके। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।